वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और आप देख रहे हैं व्यू 360। आज की शो में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा पाक अमरीका ताल्लुकात में पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद, लेकिन उम्मीद और मुमकिनात के बीच कितना फासला है और दबाव से मसला हल नहीं होगा। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ मज़ालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन की रिपोर्ट पर चीन का रद्द-ए-अमल। आज की शो में और किन मौज़ूआत पर हम रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस से इस्तीफा देने का मुतालबा। मशाल का वाक़या ऐसा। पाकिस्तानी तालीमी इदारों में शिद्दत पसंद रुझानात क्यों? और अमेरिका में ईद उल अज़हा की खुशियों में गैर मुस्लिम भी शामिल। सेनेट में खारजा पॉलिसी पर अपनी पहली पॉलिसी तकरीर में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़े किया है कि वो अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म इमरान खान की फ़ोन कॉल के मतन पर कायम रहने की बात से आगाह हैं और ये कि पाकिस्तान की जानिब से जो रिपोर्ट किया गया है वो भी दुरुस्त है। गलतियाँ हो जाती हैं। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि वो समझते हैं कि आगे बढ़ने की ज़रूरत है और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान में कोशिश होगी कि दो तरफ़ा ताल्लुकात में जो मोड़ आया हुआ है इसको बेहतरी की तरफ मोड़ा जाए। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ बातचीत में इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि पाकिस्तानी अवाम और उनके मुंतखब नुमाइंदों की आरा को भी अहमियत दी जाए। इस वक्त बज़रिया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुंसलिक सिक्योरिटी और पोलिटिकल एनालिस्ट मोहम्मद आमिर राना। आमिर, सेक्रेटरी खारजा के दौरे अमरीका से पाकिस्तान में क्या तवक्कुआत मुंसलिक की जा रही हैं अगर दौरे पाकिस्तान से? देखिए, तवक्कुआत तो शुरू में बहुत ज़्यादा थी कि शायद जो बाहमी ताल्लुकात में एक तनाव पैदा हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप की जनवरी 1 की ट्वीट के बाद, शायद अब वो मरहला आ गया है कि ट्रस्ट बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू हो। ये तवक्को थी खासतौर पे पीटीआई की हुकूमत आने के बाद, लेकिन ये थोड़ा सा मिसहैंडल हुआ जहाँ से भी मसला हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तवक्को रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की नई हुकूमत है और वो शायद सुनना चाहेगी अमेरिका की जो मुतालबात हैं पाकिस्तान से मुतालिक, और चूँकि ये पहले भी वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं तो इनको पता है कि वाशिंगटन की क्या तरजीहात हैं और पाकिस्तान के साथ कहाँ कहाँ पे कोलैबोरेशन उनकी हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें प्रैग्मेटिकली देखना चाहिए चीज़ों को। चीज़ें मेरा ख्याल है कि सुस्त रफ्तार से लेकिन सही सिमत की तरफ जाएगी। इसमें जो इख्तिलाफ राय आया है वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उस पर अमेरिका की तवक्कुआत और उस पर फिर पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है, और ये बात यही हुई कि अमेरिका की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि पाकिस्तान वहाँ हेल्प करेगा, पाकिस्तान से जो कहा जाएगा वो किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि इस हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। तो क्या कॉमन ग्राउंड देखते हैं आप दोनों के दरमियान के अफगानिस्तान में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर अमेरिका और पाकिस्तान किसी नतीजे पर पहुंच जाए? देखिए, उसमें इम्कानात अभी है। पाकिस्तान और ऑलरेडी जो है अफगानिस्तान के साथ जो एक्शन प्लान है पीस एंड सॉलिडारिटी, वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग का एक प्रोसेस है कि किन किन एरियाज के अंदर कोऑपरेशन हो सकती है, और उसके ऊपर फिल वक्त अभी लग रहा है कि प्रोग्रेस सही सिमत में जा रही है। फिर हमारे इल्म के अंदर है कि बहुत सारे इंटरेस्ट जो है चाइना के अमेरिका के बावजूद के उनका एक पूरा एक प्रोटेक्शनिज्म का पूरा एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन अफगानिस्तान में उनके इंटरेस्ट खासी हद तक कन्वर्ज होते हैं। और पाकिस्तान एससीओ के अलावा एक ट्राइलेटरल फोरम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना का है, उसके साथ भी का भी मेंबर है, और चाइना की तरफ से कदरे एक सॉफ्ट किस्म का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है कि वो अफगानिस्तान में अपना भरपूर किरदार अदा करे। तो बहुत सारे जो रीजनल फैक्टर्स हैं मेरा ख्याल है कि वो भी उस तरफ लेके जा रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो शराकत दारी है अगर बहुत ही इफेक्टिव ना हो जैसी 2009 से पहले थी, कि कम से कम एक फंक्शनल किस्म का डायलॉग, एक कॉपरेशन हो सकती है। और खास तौर के ऊपर जो बॉर्डर सिक्योरिटी से के ऊपर इश्यूज मसला है और एक एरिया कॉपरेशन का रहा है 2016 तक, वो जॉइंट ऑपरेशंस के हवाले से था दाइश के, कि उसके ऊपर कुछ कॉपरेशन मेरा ख्याल है कि वहां से स्टार्ट हो सकता है। बिल्कुल। मोहम्मद आमिर राना, आप हमारे साथ इस्लामाबाद से, थैंक यू फॉर योर टाइम।
اور جب ریجنل علاقوں کی بات ہوئی تو ماسکو کی جانب سے افغان امن مذاکرات معطل ہونے کے بعد افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان اور روس ان امن مذاکرات کے لیے ایک نئی تاریخ متعین کرنے پر مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ افغانستان کی شرکت کو یقینی بنایا جائے. اس سے پہلے افغان صدر اشرف غنی اور روسی وزیر خارجہ کے درمیان روس کی جانب سے کثیر ملکی امن مذاکرات ملتوی کرنے کے بارے میں بات ہوئی تھی، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ روس اور افغانستان مل کر امن مذاکرات کا انعقاد کریں گے. ان مذاکرات میں طالبان نے روس کی قیادت میں شرکت پر رضامندی ظاہر کر دی تھی، جبکہ امریکہ نے اس بنا پر شرکت سے معذوری ظاہر کی تھی کہ وہ افغانستان کی حکومت کی قیادت میں امن مذاکرات کے اپنے موقف پر قائم ہے. دوسری طرف اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے افغانستان میں 20 اکتوبر 2018 کو ہونے والے پارلیمانی اور 20 اپریل 2019 کو صدارتی انتخابات کو پرامن، جامع، قابل بھروسہ اور شفاف انداز میں کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے. اور دوسری جانب اقوام متحدہ ہی کے ایک تحقیقاتی مشن نے تجویز پیش کی ہے کہ میانمار کے ٹاپ ملٹری کمانڈرز اور ان کے ساتھیوں کی تحقیقات ہونی چاہیے اور روہنگیا مسلمان اقلیت کے خلاف مبینہ زیادتیوں پر ان فوجیوں پر نسل کشی کا مقدمہ کیا جانا چاہیے. تاہم چین نے اس معاملے پر ایک مختلف موقف پیش کیا ہے، جس کی تفصیلات کے ساتھ نخبت ملک ہمارے ساتھ ہے. نخبت، کیا معاملہ ہے، کیا کہنا ہے چین کا؟ جی ثاقب، چین نے جو رد عمل پیش کیا ہے وہ ماضی میں اس کے آنے والے رد عمل سے مختلف نہیں ہے. چین میانمار کا قریبی اتحادی ہے اور اقوام متحدہ کی UN کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس میں ایک قرارداد پیش ہوئی تھی روہنگیا مسلمانوں کے بحران سے متعلق. اس کو روکنے میں بھی چین نے اہم کردار ادا کیا ہے. اب تحقیقاتی مشن کی جانب سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس پہ چین کے دفتر خارجہ نے یہ تسلیم ضرور کیا ہے کہ شمالی ریاست رخائن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہے، لیکن چین کا واضح موقف یہ ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ جو ہے وہ میانمار پہ دباؤ ڈال کے حل نہیں کیا جا سکتا. اس تحقیقاتی رپورٹ میں اور کیا شامل ہے اور اسے تیار کرنے والوں نے وائس آف امریکہ سے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. گزشتہ سال اگست میں میانمار کی فوج کے ظالمانہ کریک ڈاؤن سے 7 لاکھ سے زیادہ روہنگیا مسلمانوں کو شمالی ریاست رخائن کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا. بھوک، پیاس اور شدید دکھ کی حالت میں یہ لوگ ہمسایہ ملک بنگلہ دیش پہنچے تو وہاں انہوں نے اپنے پر ہونے والے مظالم اور ان سے بچ نکلنے کی داستان بیان کی. ظلم کی شدت اور ریپ اور تشدد کا منظم طریقہ کار بتاتا ہے کہ یہ سب شہریوں کو ڈرانے دھمکانے اور سزا دینے کے لیے جان بوجھ کر اپنائی گئی حکمت عملی کا حصہ تھا. ہمیں معلوم ہوا ہے کہ گینگ ریپ، جنسی غلامی اور جسمانی تشدد جیسے مظالم کو جنگ کے حربوں کے طور پر استعمال کیا گیا. اقوام متحدہ کے تحقیقاتی پینل کے مطابق روہنگیا عسکریت پسندوں کی جانب سے درجن کے قریب سیکیورٹی افسران کی ہلاکت کا باعث بننے والے حملوں کا میانمار کی فوج کی جانب سے جواب فوری، انتہائی ظالمانہ اور انتہائی غیر متناسب تھا اور بہت حد تک سوچا سمجھا منصوبہ تھا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بدترین جنگی جرائم ہیں. میانمار کی فوج ان جرائم کی مرتکب ہوئی. اقوام متحدہ کے مشن نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ان جرائم کی تفتیش اور مقدمہ چلانے کی ضرورت ہے. بین الاقوامی قانون کے مطابق نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم سے متعلق اس تفتیش کا مرکز میانمار کے فوجی جرنیل ہونے چاہیے. تاہم میانمار کے حکام نے تردید کی ہے کہ ایسے کسی جرم کا ارتکاب کیا گیا. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں یہ نسل کشی نہیں ہے، یہ نسلی بنیادوں پر صفایا نہیں ہے. اس قسم کے الزامات کے لیے ٹھوس ثبوت درکار ہیں، قانونی ثبوت بھی چاہیے. یہ بہت حساس معاملات ہیں. سیکیورٹی فورسز پر اس قسم کے الزامات کی ہم نے واضح طور پر تردید کی ہے. جی ثاقب، یہ بتاتی چلوں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ اقوام متحدہ کے تحقیقاتی مشن نے واضح طور پہ میانمار کی فوج پہ ان زیادتیوں کا الزام عائد کیا ہے اور ساتھ ہی سیکیورٹی کونسل سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کو ہیگ میں قائم بین الاقوامی عدالت میں لے جایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میانمار پر پابندیاں اور ہتھیاروں کی فراہمی جو ہے اسے روکنے کا مطالبہ بھی کیا ہے. ساتھ ہی اس پینل نے اقوام متحدہ پر بھی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ انسانی حقوق سے متعلق تشویش پر توجہ دینے میں اور دہائیوں سے جاری جو زیادتیاں ہیں ان کو روکنے میں ناکام رہی ہے. اور ساتھ ہی آنگ سان سوچی پر بھی کڑی تنقید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ نوبیل انعام یافتہ انسانی حقوق کی کارکن ہونے کے ناطے اور ملک کی حکمران ہونے کے ناطے ان زیادتیوں کو روکنے کے لیے اپنے عہدے کا ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کر پائیں. جی ثاقب. نخبت ملک ہمارے ساتھ تھی کیپٹل ہل سے. تھینک یو نخبت. اور واشنگٹن کے قریب ریاست میری کے مسلمانوں نے کیسے عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں غیر مسلم دوستوں کو بھی شامل کیا، یہ دکھائیں گے آپ کو شو میں آگے چل کر. لیکن پہلے دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں ورلڈ ویو میں.
जापान की जानिब से कहा गया है कि शिमाली कोरिया की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम को रोके जाने और किम जोंग उन की जानिब से कोरियाई खित्ते को जौहरी हथियारों से पाक करने के वादे के बावजूद वो अब भी जापान की कौमी सलामती के लिए खतरे का बाइस है। जापान के मिनिस्टर बराए दफाई उमूर का कहना है कि मंगल को शाया किए गए व्हाइट पेपर में इस खतरे की निशानदही की गई है, क्योंकि अभी भी कई सौ मिसाइल जापान को हदफ बनाने की अहलियत रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सियासी कशमकश के नतीजे में वजीर आजम की तब्दीली के बाद आज मुंतखब करदा काबीना ने हलफ उठा लिया है। मुल्क के गवर्नर जनरल सर पीटर कास्ग्रोव ने काबीना के मेंबरान से हलफ लिया और उम्मीद की जा रही है कि नई हुकूमत अपने सियासी हरीफों को सजा नहीं देगी। नई कंजर्वेटिव इत्तेहादी हुकूमत को अगले साल मई में होने वाले इंतखाबात से कबल वोटरों को एतमाद में लेने और सियासी धड़ेबाजी से गुरेज करने जैसे चैलेंजों का सामना है। हजारों की तादाद में सयाहों और मकामी अफराद ने भारत के शिमाल मशरकी शहर अगरतला में होने वाली सालाना कश्तियों की दौड़ में शिरकत की। ये त्यौहार मकामी मछेरों की सकाफत का हिस्सा है और एक ऐसा खेल है जिससे इज्तिमाई जज्बे की हौसला अफजाई होती है। त्यौहार में शरीक एक सयाह का कहना था कि इस मेले में शिरकत के लिए लोग दूर पार के इलाकों से आते हैं ताकि कश्तियों की दौड़ देख सकें और ये मेला पिछली 5 दहाइयों से जारी है। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां आपके लिए मालूमाती मज़ामीन और दिलचस्प वीडियोस भी मौजूद हैं और आप ये शो और इसमें शामिल रिपोर्ट्स भी दोबारा देख सकते हैं। कैथलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने आयरलैंड में ताकतवर कैथलिक चर्च की जानिब से तवील अरसे तक की जाने वाली जिनसी ज़्यादतियों पर माफ़ी मांग ली है। ताहम नाक़दीन के मुताबिक ये काफ़ी नहीं है। मुतासरीन उनके हामियों ने आयरलैंड के दारकूमत डबलिन में चर्च की जानिब से मुबैना तौर पर जिनसी इस्तेहसाल पर पर्दा डालने की कोशिश पर एहतजाज किया है और यह एहतजाज एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब वेटिकन के एक सीनियर अहलकार की जानिब से एक अमरीकी कार्डिनल के खिलाफ फौरी इकदाम ना करने पर पोप से इस्तीफा देने का मुतालबा किया गया है। मजीद इस रिपोर्ट में 1979 में पोप जॉन पॉल के मैस में शिरकत करने वाले अंदाजन 10 लाख के मुकाबले में डबलिन के फिनिक्स पार्क में इतवार के रोज पोप फ्रांसिस की जानिब से मैस में मुश्किल से 2 लाख अफराद शरीक हुए। मुंतजमीन को कम से कम 5 लाख लोगों की शिरकत की उम्मीद थी। अपने खुतबे में पोप फ्रांसिस आयरलैंड में तवील अरसे तक मसीही मजहबी रहनुमाओं की जानिब से जिनसी ज्यादतियों और ताकत के नाजायज इस्तेमाल पर माफी के तलबगार हुए। हम मर्द या खवातीन मजहबी रहनुमाओं के ज़ेर एहतमाम और चर्च के दूसरे अराकीन की जानिब से भी मुख्तलिफ इदारों में होने वाली हर तरह की ज्यादतियों पर माफ़ी मांगते हैं। हम नौजवान मर्द व खवातीन से ज़बरदस्ती कराए जाने वाली मजदूरी के लिए भी माफ़ी चाहते हैं। 2 रोज़ा दौरे के दौरान पोप फ्रांसिस ने मजहबी शख्सियात और इदारों के जुल्म के मुतासरीन से अलहदगी में मुलाकातें की। कई वाक़यात तालीमी इदारों में रूनमा हुए, जिनमें से बाज़ में तलबा भी मुलविस पाए गए हैं। क्या पाकिस्तानी तालीमी इदारों में तलबा में शिद्दत पसंद रुझानात परवान चढ़ रहे हैं, और अगर हाँ तो क्यों? इस बारे में मजीद बात करने से पहले देखते हैं पेशावर से उमर फारूक की इसी हवाले से ये रिपोर्ट। मशाल का वाक़या, ऐसा मलेरिया का वाक़या, बहुत से ऐसे वाक़यात हमारे मुल्क में हुए, लेकिन हुकूमत इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। ऊपर से बाहर की मीडिया और NGOs इनको सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ मुसलमानों के दिलों को ज़्यादा ठेस पहुँचता है। मुबीन अब्बास मर्दान में इसी अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है, जहां 1 साल कबल मशाल खान को एक पुरतशद्दुद हुजूम ने मुबैना तौर पर तौहीन रिसालत के इल्जाम में बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। जहां कुछ तलबा मशाल खान के कत्ल को जायज करार दे रहे हैं, वहीं मशाल के कई हमजमात अब अपनी जानिब लोगों के रवैयों से भी परेशान है। सबसे पहले तो हम जो कहते हैं कि हम अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, हाँ आप लोग तो मशाल के कातिल हो, और जब ये पता चलता है कि हम क्लास फेल हुए उसके डिपार्टमेंट में, तो फिर तो सर वो कुछ अजीब तरह से देखते हैं, आप लोगों ने बुरा किया, आपने वो किया, आपने ये किया। माहिर नफ्सियात खालिद मुफ्ती के मुताबिक जहां माशरे में पाए जाने वाले इंतहा पसंदाना रुझानात इन नौजवानों के ऐसे रवैयों की एक वजह है, जो मशाल खान के कत्ल जैसे अफसोसनाक वाक़यात की सूरत में सामने आते हैं, वहीं खुद ऐसे वाक़यात इन नौजवान नस्ल की सोच की तामीर में भी अहम किरदार अदा करते हैं। इनमें से कुछ तलबा ऐसे भी हैं कि जिनके ज़हन में एक ये भी आया, जैसे कि हमारे यहाँ बच्चों में पहले जो APS के बच्चों में शिद्दत के वाक़यात हुए थे, उसमें कुछ बच्चों के अंदर मुकाबला करने की और बदला लेने की सूरत हाल भी आई, तो ये ज़हनी इंतशार बहुत हो गया।
पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबा सहाफ़त और मालूमात आमा के प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफुल्लाह खान की राय में नौजवान नस्ल में शिद्दत पसंद नज़रियात के लिए तालीमी निसाब का मवाद और सियासी जमातों की जानिब से मजहब का इस्तेमाल भी जिम्मेदार है। जिस चीज़ से भी इज्जत मिलेगी नौजवान उसको आइडेंटिटी बनाएंगे। आपने बदकिस्मती से लोगों को कत्ल करने को सेक्रेट कर दिया, तो जब आपने ये कर दिया तो वो भले वो खुद कहेंगे कि भाई हम फिर भी करेंगे। जब ऐसा ना होता, अगर सोसाइटी इसको इज्जत न देती इस तशद्दुद पसंदी को, तो फिर लोग कोई भी इसको आइडेंटिटी न बनाता ना। माहिरीन तालीम के मुताबिक शिद्दत पसंदी की जड़ें जामियात और तालीमी इदारों में नहीं बल्कि ये पूरे माशरे में सराहियत कर चुकी है, जिसके खात्मे के लिए वालिदैन और मीडिया को अपना मुस्बित किरदार अदा करना होगा। उमर फारूक, उर्दू VOA, पेशावर। पाकिस्तानी तालीमी इदारों में तलबा में शिद्दत पसंद और इंतहा पसंद रुझानात के बारे में आपने रिपोर्ट देखी और इनको रोकने के लिए क्या किया जाना ज़रूरी है, कुछ हमने सुना, लेकिन इस बारे में मज़ीद बात करेंगे तहकीकदान और तज्ज़ियाकार आयशा सिद्दीक़ा से, जो हमारे साथ बज़रिया स्काइप मौजूद है। आयशा, आपने रिपोर्ट देखी, सुनी, कुछ उसमें बात भी हुई। इंतहा पसंदी की वजह निसाब तालीम है या तरबियत का फुकदान तालीमी इदारों में? देखिए जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो माशरे में शिद्दत पसंदी वैसे ही बढ़ रही है, चाहे वो सियासी हो चाहे वो मजहबी हो, और उसका जो है बच्चों पे असर होता है। एक दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ मज़हब को हर सियासी रजीम ने और हर पार्टी ने इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से तालीम जो है वो पीछे हो गई है, कोई तरबियत नहीं होती बच्चों की और सिर्फ मज़हब की ही बात हो रही है। सो मजहबी रवैये जो हैं, मजहबी आइडेंटिटी जो है, अब मैं आपको बात बताऊं कि एक कोई 6-7 साल पहले की बात है कि JI के गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर थे, वो उन्होंने किस्सा सुनाया कि एक बच्चे को, जो कि बहुत सारे बच्चे थे लेकिन एक बच्चे को उन्होंने देखा कि वो दिन में क्लासों में सो जाता है, तो उन्होंने उसको बुलाया कि तुम क्यों सो जाते हो? तो उसने कहा जी मैं रात को पढ़ता हूँ। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा अच्छा तुम तैयारी कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, मैं मदद कर सकता हूँ? उसने कहा जी मैं कुरान हिफ्ज़ कर रहा हूँ। देखिए, कुरान हिफ्ज़ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तालीम के लिए जो तालीम देनी चाहिए, अब उस असातिज़ा हैं वो भी इसी रवैये की तरफ बच्चों को लेके जाते हैं। तो जब हमारे यहाँ इतनी कन्फ्यूजन है, हमें ये नहीं मालूम कि हमने बच्चों को तालीमी इदारों में किस लिए डाला है, आइडेंटिटी जो है उसका मसला भी आ जाता है। तो इसमें असातिज़ा की तरबियत का कितना बड़ा हाथ है? अगर एक रिसर्च के मुताबिक 53% असातिज़ा सिर्फ तरबियत याफ्ता है और उनकी जो तरबियत हुई है वो भी कोई ज़्यादा उसके अंदर गहराई नहीं है, वो सिर्फ 5 से 10 दिन की तरबियत होती है उनकी असातिज़ा की। तो कितना हुकूमत का क्या किरदार है इसमें, अवाम का क्या किरदार रहेगा अगर तालीमी इदारों पर इस चीज़ को रोकना है? मेरे ख्याल में जी तालीमी इदारों में जो साइंटिफिक और रैशनल रवैये हैं ना, उनको लाने की ज़रूरत है। तो जो तालीम याफ्ता, एक तो बहुत सारे जो हैं वो ट्रेन नहीं हुए, लेकिन जो ट्रेन हुए हैं उनका भी यही मसला है कि वो उनके रवैये जो हैं वो रैशनल नहीं है। मेरे ख्याल में हम जब तक अपनी सारी तालीमी पॉलिसी को नहीं करेंगे और उसमें से मज़हब को, देखिए मज़हब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो रहेगा, उसको हम निकाल नहीं सकते। लेकिन जैसे कि हमने तालीम हासिल की पहले कि मज़हब भी होता था लेकिन एक रैशनल रवैये जो थे वो इनकरेज किए जाते थे, तो जब तक वो नहीं होगा, असातिज़ा की ट्रेनिंग नहीं होगी, जो ट्रेन हुए हैं उनको भी रीट्रेन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो हुकूमत सिर्फ आमदनी का 0.2% सिर्फ जो है तालीम पर खर्च करती है। 177 यूनिवर्सिटी हैं लेकिन उसके मुकाबले में 200-250 के करीब मजहबी तंजीमें हैं जो कि तलबा जिनमें शामिल होते हैं, और जिसमें हाल ही में एक वाक़या भी पेश आया, कराची यूनिवर्सिटी के तलबा उसमें शामिल रहे हैं। तो आपकी तहकीक के मुताबिक तलबा के जो रवैये हैं वो अवामी समाजी और इक़्तिसादी रवैयों से पनपते हैं, तो आप क्या कहेंगी कि इसका हल क्या है? तलबा के लिए क्या ज़रूरी है किया जाना? उसके लिए जी देखें, वो जो एक रैशनल सोच है उसको लाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं वो मज़हब का इस्तेमाल इस तरह करना बंद करें। मज़हब हर कोई अपने घर से भी सीखता है, हर कोई जो है बच्चा कुरान भी घर में पढ़ता है, या कोई और जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी अपनी किताबें पढ़ती हैं।
لیکن جو تعلیم ہے آپ کی وہ بالکل ریشنل ہونی چاہیے, بالکل سائنٹیفک معیار کے مطابق ہونی چاہیے. ہمیں سوچنے کا کرٹیکل تھنکنگ جو ہے ہمارے ہاں وہ انکریج کرنی چاہیے. ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے. جب تک یہ مسائل نہیں ہوں گے. بالکل. تو ایک مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسری تعلیم جو ہے وہ بھی دینی چاہیے. آلٹرنیٹیو نیریٹو ہونا چاہیے. طلباء کے لیے مختلف چیزیں اویلیبل ہونی چاہیے, صرف ایک قسم کی تعلیم نہیں. یہ بہت شکریہ عائشہ صدیقہ, آپ ہمارے ساتھ تھیں. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. اور امریکہ میں عید کے تہوار کو اگرچہ سرکاری طور پر مذہبی تہوار کا درجہ نہیں دیا گیا ہے, لیکن یہاں رہنے والے مسلمان نہ صرف مذہبی جوش و خروش سے عید مناتے ہیں بلکہ اس عید کی خوشیوں میں وہ غیر مسلموں کو بھی شریک کرتے ہیں. وردہ خلیل ہمیں بتا رہی ہے میری لائن سے. امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر سلور سپرنگ کے اس رہائشی کمپلیکس کے باہر قطاروں میں کھڑے اکثر افراد کا تعلق لاطینی امریکہ کے ممالک سے ہے, اور آج ان کے لیے ایک خاص دن ہے کیونکہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مونٹگومری کاؤنٹی مسلم فیڈریشن کے نمائندے انہیں عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں شریک کرنے پہنچے ہیں. یہ لاطینی کمیونٹی کے لیے بہت مددگار ہیں. ہم ہر سال ان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور بہت محبت اور احترام کرتے ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ ہر سال یہاں آتے ہیں. صرف گوشت ہی نہیں, یہ ہر سال دوسری اشیاء بھی لاتے ہیں. علاقے کی مسلم کمیونٹی کی جانب سے عطیہ کیے گئے گوشت سے بھرے اس ٹرک کا دوسرا پڑاؤ ہے قریب واقع یہ اپارٹمنٹ کمپلیکس. یہاں زیادہ تر بزرگ افراد رہائش پذیر ہیں. مونٹگومری کاؤنٹی مسلم فیڈریشن گزشتہ کئی سالوں سے علاقے کی مسلم آبادی کی مدد سے اجتماعی قربانی کا انعقاد کر رہی ہے. عید کے تیسرے روز کی جانے والی قربانی کے لیے جانوروں کو ریاست پینسلوینیا سے خریدا جاتا ہے اور ان کی قربانی بھی وہیں کی جاتی ہے, جس کے بعد قربانی کے گوشت کو کسی مذہبی تفریق کے بغیر امریکہ کی ضرورت مند کمیونٹی میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. جانوروں کی خریداری سے اس کی تقسیم تک کا عمل مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے مسلمان شہریوں کی جانب سے رضاکارانہ طور پر مکمل کیا جاتا ہے. مونٹگومری کاؤنٹی کی مسلم کمیونٹی ان لوگوں کا گزشتہ 4 سالوں سے خیال کرتی آئی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بہت خوشی لے کر آتے ہیں, یہ ان کے چہروں سے آیا ہے. یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے facebook.com/viewuk پیج پر ثاقب اسلام کو اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ایوننگ.